हेलो एवरीवन। कल हम बीएससी थर्ड ईयर में जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे क्रोमेटोग्राफी, इसमें हमने कल क्रोमेटोग्राफी क्या है, किन किन लोगों ने क्रोमेटोग्राफी पर वर्क किया है, क्रोमेटोग्राफी की डेफिनेशन, उसके बाद पेपर क्रोमेटोग्राफी और लास्ट में इसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। टाइप्स की बात की जाए तो पेपर क्रोमेटोग्राफी को टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप है पेपर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। इस मेथड में एनालिसिस के लिए जिस पेपर का यूज किया जाता है उसमें एक सॉल्वेंट, मोबाइल फेज व दूसरा सॉल्वेंट इमोबाइल फेज में होता है। यानी जो सॉल्वेंट होगा एक वो मोबाइल फेज में, दूसरा इमोबाइल फेज में। सेकेंड जो टाइप है पेपर एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। कुछ केसेस में पेपर को किसी एडजॉर्बेंट जैसे सिलिकॉन, एल्यूमिनियम आदि से जोड़ा जाता है। इस तरह से मॉडिफाइड पेपर एडजॉर्बेंट की भांति यूज होता है और सिंगल सॉल्वेंट को अननोन सॉल्वेंट पर फिल होने दिया जाता है। अब बात करते हैं टेक्निक्स ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी की मेथड्स वन डायमेंशनल या टू डायमेंशनल होती है और इस बात पर निर्भर करता है कि एनालिसिस में किस टाइप की कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व है। वन डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी में सॉल्यूशन की एक ड्रॉप हो जिसमें सब्सटेंस का मिक्सचर हो को फिल्टर पेपर के एक एंड की ओर रख दिया जाता है। अब इस स्पॉट को ड्राई होने देते हैं। पेपर के इसी पोर्शन को स्पॉट के साथ किसी सूटेबल सॉल्वेंट में रख दिया जाता है। जब सॉल्वेंट स्पॉट पर गुजरता है तो मूव करते समय सब्सटेंस को भी ले जाता है। डिफरेंट सॉल्यूशन के मूव करने की गति अलग अलग होती है और यह सब्सटेंस सॉल्वेंट व कई अदर फैक्टर्स के साइज व नेचर पर डिपेंड करते हैं। फिनिश्ड पेपर को क्रोमेटोग्राम कहा जाता है।
इसकी रेट का डिटर्मिनेशन RF वैल्यू पर निर्भर करते हैं। कई ऐसे सब्सटेंस हैं जिसका सेपरेशन इसी विधि द्वारा नहीं हो पाता। ऐसा उस समय होता है जब कोई सब्सटेंस की RF वैल्यू काफ़ी कम या एक जैसी हो। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने हेतु 2 डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी की जाती है। इसमें पहले 1 डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी प्राप्त कर लेते हैं और इसके बाद पेपर को पहले वाले तरीके से राइट एंगल पर मोड़ देते हैं। ऐसा करने से RF वैल्यू कुछ हद तक अलग हो जाती है। RF वैल्यू बराबर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई सब्सटेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑब्लिक डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द सॉल्वेंट फ्रॉम ओरिजिन। तो आज हमने क्रोमेटोग्राफी को डिस्कस किया। अब बात करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो आपका न्यू टॉपिक है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। लाइट सदियों से विभिन्न कार्यों के उपयोग में लाई जा रही है। प्लांट में फोटोसिंथेसिस हेतु लाइट का यूज करते हैं। लाइट से ही फूड व एनर्जी मिलती है। यानी जो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं उनको जो फूड मिलता है और एनर्जी मिलती है वो लाइट से ही मिलती है। लाइट का यूज करके हम सूचनाओं का कम्युनिकेशन कर सकते हैं। दूर की वस्तुओं को भी हम टेलीस्कोप द्वारा देख सकते हैं और स्मॉल यानी छोटी वस्तुओं को माइक्रोस्कोप को देखने हेतु लाइट की आवश्यकता पड़ती है। यानी आप लोग जो माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं लैब में, इसमें कि आप छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म टिश्यू सेल्स आदि की स्टडी करते हैं। अगर उस माइक्रोस्कोप को आप अंधेरे में रख देंगे तो वो वर्क नहीं करेगा। तो उसके लिए भी लाइट की आवश्यकता पड़ती है। 1864 में पहली बार जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने विश्व को ये बताया कि लाइट इलेक्ट्रिक व मैग्नेटिक फील्ड की वेव की बनी होती है। इन्होंने बताया कि जो लाइट है उसमें इलेक्ट्रिक व मैग्नेटिक दोनों ही फील्ड के वेव के नेचर देखने को मिलते हैं। उन्होंने ये बताया कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मैक्सवेल के बाद माइकल फैराडे ने मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिसिटी पर इम्पोर्टेंट वर्क किया। वेव के रूप में लाइट की एक वेवलेंथ होती है। इसके साथ साथ उसकी एक फ्रीक्वेंसी भी होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड मैटर का इंटरएक्शन एक क्वांटम फिनोमेना है
जो रेडिएशन प्रॉपर्टीज एंड मटेरियल इन्वॉल्व दोनों पर निर्भर करता है। एल्बर्ट आइंस्टीन ने यह पहचाना कि लाइट का क्वांटाइजेशन प्रैक्टिकल्स एंड कम्स का यानी पार्टिकल्स एंड कॉम्स का बना होता है। यह बंडल्स ऑफ एनर्जी के रूप में होता है, जिसे लुईस ने फोटोन का नाम दिया। वेवलेंथ का मेजरमेंट एनएम के रूप में 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। स्पेक्ट्रम का विजिबल रेंज 400 से 700 एनएम को अधिक की वेवलेंथ पर एक्सटेंड कर सकता है। शॉर्टर वेवलेंथ ब्लू तथा लॉन्गर वेवलेंथ रेड एंड होती है। वेवलेंथ जो 200 से 400 एनएम के बीच होती है, उसमें स्पेक्ट्रम का अल्ट्रावायलेट रीजन काफ़ी नज़दीक होता है, और यदि 700 एनएम से अधिक वेवलेंथ हो जाए और लगभग 2000 एनएम पहुंच जाए तो यह इंफ्रारेड रीजन के नज़दीक होता है। वेवलेंथ द्वारा रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी जो एक एटम या मॉलिक्यूल्स द्वारा एब्जॉर्ब हुई हो या निकली हो, से इस बात की इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि उसकी आइडेंटिटी क्या है। इसी टेक्निक को क्वालिटेटिव स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। यदि टोटल नंबर ऑफ रेडिएशन का मेजरमेंट किया जाए तो इस बात की जानकारी मिल जाती है कि एब्जॉर्बिंग या इमिटिंग एटम्स की संख्या क्या है, और इसी को क्वांटिटेटिव स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल लाइट स्पेक्ट्रोस्कोपी एक नियम को मानती है जिसे बीयर-लैम्बर्ट लॉ कहते हैं। ये लॉ दो नियमों का कॉम्बिनेशन है, जिसमें से लैम्बर्ट लॉ यह बताता है कि रेडिएशन एनर्जी का प्रोपोर्शन जो एक सब्सटेंस द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है वह इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी से अलग हो जाता है। बीयर लॉ ये बताता है कि रेडिएंट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन प्रकाश के मार्ग में आने वाले टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के प्रोपोर्शनल होता है। लैम्बर्ट लॉ का सिग्निफिकेंस इसलिए माना जाता है क्योंकि इससे ये पता चलता है कि मेजरमेंट कैसे किए जाते हैं तथा सैंपल हमेशा ही इंसिडेंट रेडिएशन के लगभग उसी प्रोपोर्शन को ऑब्जर्व करता है। इसमें इंटेंसिटी का कोई मतलब नहीं होता। यही रिलेशनशिप बीयर-लैम्बर्ट रिलेशनशिप कहलाती है। तो आज हमने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और पेपर क्रोमेटोग्राफी को डिस्कस किया। कल हम इसके नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे।